हेलो एवरीवन, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम रति शर्मा है और दिस वीडियो विल मार्क एज माय फर्स्ट वीडियो। सो this is my YouTube channel and here I will be talking about a certain exam which is IBPS SO Law Officer. I have myself given this exam twice and I have appeared for interview as well, but I could not get in the final list twice as well. So इस साल मैंने डिसाइड किया कि I will prepare with you all. जो भी इस जर्नी में है मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े और सीखे जो मैंने सीखा है। जो चीज़ से मैं आपको एजुकेट कर सकती हूँ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। तो IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जाम के फॉर्म्स अक्टूबर या नवंबर में आउट हो जाएंगे और जो आपका प्री है वो दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगा। जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा एंड मार्च में इंटरव्यू रहेगा। अप्रैल 1 को आपका रिजल्ट आ जाता है। तो IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जाम होता क्या है, जिसको नहीं पता है, जो हमारे पास बैंक्स हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं IBPS के थ्रू। एंड इसमें जो लॉ ग्रेजुएट्स है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपीरियंस है भी, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए प्री एग्ज़ाम में आपके पास होता है GA, इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड मेंस में आते हैं आपके लॉ सब्जेक्ट्स जो कि होते हैं 60 मार्क्स के। एंड में इंटरव्यू को मिलाकर इसकी वेटेज 80% हो जाती है, इंटरव्यू की वेटेज 20% रहती है। तो अगर हमें सिलेक्ट होना है तो हमें अपने मेंस एग्जाम में सबसे अच्छा करना होता है, ठीक है। तो इस जर्नी में मैं डिस्कस करूँगी जो मेन सब्जेक्ट्स है जिनमें मुझे लगता है कि हाँ ये मैं अच्छा कर सकती हूँ, अच्छा करवा सकती हूँ, तो ज़रूर। एंड किसी के भी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आपके पास ये बेयर एक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ये मेंस एग्जाम है उसमें ऑलमोस्ट क्या लगभग सारा का सारा ही बेयर एक्ट से कवर हो जाता है। तो अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा है, इसके आपके सेक्शन नंबर्स याद है, आपको पता है कि ये एक्ट किस बारे में है, और आपने इलस्ट्रेशंस अच्छे से पढ़ी हुई है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी इलस्ट्रेशन से आ जाती है और आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद में उसका कंक्लूजन क्या रहेगा, ठीक है। तो बेयर एक्ट तो आपको पूरा पी जाना है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगली बार, आज तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूंगी, अगली बार मैं आशा करूंगी कि आप सबके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, हम डायरेक्टली इसे डिस्कस करेंगे और मार्क करेंगे और MCQs डिसाइड करेंगे कि हाँ ये MCQ आ सकता है पेपर में, ओके। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, इसका पूरा नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। ये कब आया था, ओके 1 सितंबर 1872 को इट केम इनटू फोर्स। इसमें हमारे पास 10 चैप्टर्स है और 238 सेक्शंस है। तो ये आपको याद रखना है कि व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स एंड हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो उसके बाद हम जनरल डिस्कशन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नीड क्या रही होगी। कि ऑब्वियसली कोई भी कंट्री है, लेन देन चला ही रहता है किसी भी तरीके का, कुछ आप खरीदते हैं, कुछ आप करते हैं या कुछ आप नहीं करते हैं, तो वो चीज़ की कंसिडरेशन को पूरा करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए इन्फोर्स किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके साथ कुछ बुरा ना हो, और अगर उनके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है तो उसको एक लीगल रेमेडी प्रोवाइड किया जाए, कैसे, कोर्ट में जाकर, ठीक है। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ पेन फ्रॉम यू, यू गेव मी अ पेन बट आई डिड नॉट पे यू। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये लिखत में है, तो मैं कोर्ट में जा सकता है, वो बोलेगा कि ही गॉट द पेन बट ही डिड नॉट पे मी, सो मेरे को उसको पे करना रहेगा क्योंकि मैं बाइंड हूं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से।
तो इसीलिए ताकि किसी भी पार्टी के साथ बुरा ना हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया एक लीगल फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी पेन के रिगार्डिंग। इससे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लैंड होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, और तो इन सब चीज़ों के लिए पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बड़े टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, एजेंसी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के ही टाइप्स हैं। तो इनके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि जो डेफिनेशन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्ट का, राइट? कि अगर आपको डेफिनेशंस पता है तो आप समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो किसी भी एक्ट के डेफिनेशन पार्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, और इस एक्ट में स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, कौन से सेक्शन के सब सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन दी गई है, राइट? तो हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस आ जाते हैं हमारे सेक्शन 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो 2A में बात होती है प्रपोजल की। प्रपोजल क्या होता है? 2A में प्रपोजल की बात की गई है। इसको एक सिंपल टर्म्स में बताया जाए तो ये होता है कि मैं जो इंसान हूँ, मुझे किसी से कुछ करवाना है या कुछ नहीं करवाना है। ये क्या होता है? एन एक्ट और एब्स्टिनेंस। किस लिए? उसका एसेंट लेने के लिए, ताकि वो अग्री कर जाए कि हाँ जी मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये करूँगा। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रपोजल कहते हैं। व्हेन अ पर्सन with the intention of obtaining the assent of the other person to some act or abstinence is said to make a proposal. ठीक है, इसे हम एक्ट के डेफिनेशन से भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको ये क्रक्स की तरह समझा रही हूँ, ठीक है। फिर 2B में हमारे पास आ जाता है प्रॉमिस, ठीक है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड becomes a promise. Sorry, there was a little disturbance. So in 2B we have promise. So promise is when the proposal is accepted. Okay, so I proposed to someone that I want to buy this pen from you, and he says okay, you buy it. Then the proposal is accepted, right? So proposal is accepted and now it has become a promise. तो 2C में हम बात कर लेते हैं प्रोमिसर और प्रोमिसी की। प्रोमिसर कौन होता है? जिसने प्रपोज किया था उसे हम प्रोमिसर कहेंगे, जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है उसको हम प्रोमिसी कहेंगे। सिंपल। 2D इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कंसिडरेशन की बात की गई है, ये आप याद रखिएगा कि 2D में क्या मेंशन्ड है? कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है कैसे? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर अ पर्सन, प्रोमिसी और इट मे बी एनी अदर पर्सन हैज डन or abstained from doing anything, will abstain or do anything, or has or will do or has done already. ये आप समझ पा रहे हो? तो इस एक्ट और एब्स्टिनेंस को कंसिडरेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि अगर मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको 10 रुपए दूंगा इस पेन के लिए, तो वो 10 रुपए उसकी कंसिडरेशन है, ओके। तो ये 10 रुपए कंसिडरेशन है उस पेन के लिए, और ये मेरे को पूरी करनी पड़ेगी ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। अब एब्स्टिनेंस की बात करते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी से कह देती हूँ कि अगर आप मुझे 1000 रुपीज देंगे तो मैं आपके घर के सामने या आपके घर के इस तरफ गाड़ी खड़ी नहीं करूंगी। तो यहाँ पे नहीं वर्ड यूज हो गया, एब्स्टिनेंस में नहीं वर्ड यूज हो जाता है। तो जो ये मैं नहीं कर रही हूँ कि गाड़ी में नहीं खड़ी कर रही हूँ, ये भी एक तरीके की कंसिडरेशन ही है। सो दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स फुलफिल्ड,
ठीक है, ये कंसिडरेशन बहुत मेन इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करने के लिए। तो 2E में आ जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट अग्रीमेंट। एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशंस इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट। ठीक है, आपने एक पेपर ले लिया या आपने ओरली डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि हाँ जी इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो ये अग्रीमेंट बन चुका है। आपने सारा कुछ बात कर ली या लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर अगर ब्रीच होती है तो क्या होता है, ये सब अग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 2F में आ जाता है हमारे पास में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो प्रॉमिसेस, आपने मुझे कोई प्रॉमिस किया, उसके बदले मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया, और ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं, तो दीज आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर 2G में हमारे पास आ जाता है वॉइड अग्रीमेंट। तो जो इलीगल है खुद में ही, जो इन्फोर्सिएबल ही नहीं है बाय लॉ, इज वॉइड अग्रीमेंट। कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि ये लो 1000 रुपए और जाके ये 4 लोगों को पीट के आ जाओ, तो दिस इज वॉइड एब इनिशियो, कि हम ऐसा इलीगल काम कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो 2H है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन एकदम रट लीजिए। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसे आप याद कर लीजिए, पी जाइए, कुछ भी कीजिए, इसको याद रखिए। 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। ओके, तो 2I में हमारे पास आ जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी और अदर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी विच हैज मेड अ ब्रीच and the party which has the option to turn the contract into a void contract is called a voidable contract। ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये पेन आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको जाके रेशमा को देकर आ जाऊंगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने रेशमा से वो 10 रुपीज, मान लीजिए सॉरी, रेशमा को पेन देना था, मैंने उनसे पेन ले लिया, लेकिन मैंने रेशमा की जगह महिमा को वो पेन दे दिया, और महिमा ने मुझे 10 रुपीज दे दिए, मैंने 10 रुपीज शॉपकीपर को दे दिए वापस। तो अब शॉपकीपर के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो देखेगा कि इसने महिमा को तो दिया नहीं है ये पेन, लेकिन ही गॉट द कंसिडरेशन द 10 रुपीज। तो उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो इसको वॉइड कर दे, 10 रुपीज वापस करके अपना पेन वापस ले ले, या वो इसको वैसा का वैसा रख के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान ले। तो दिस वुड बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एंड में आ जाता है हमारे पास 2J में कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ हो चुका है। मान लीजिए हो सकता है कि वो उससे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट लेकिन टाइम के आते आते, डेवलपमेंट होते होते रियलाइज किया गया हो कि नहीं ये मैनकाइंड के लिए ठीक नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो, तो वो भी अब अनइन्फोर्सिबल होगा और उसको वॉइड माना जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर अब आप करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो सी, हमने डेफिनेशंस डिस्कस कर ली है। ओके, तो हमने कौन कौन सी डेफिनेशन डिस्कस की? 2A में हमने प्रपोजल डिस्कस किया, 2B में हमने प्रॉमिस डिस्कस किया, 2C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, 2D में कॉन्सिडरेशन, 2E में अग्रीमेंट, 2F में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, 2G में वॉइड अग्रीमेंट, 2H में कॉन्ट्रैक्ट, 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 2J में अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ। सो सी, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, रेवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस, एंड आई होप टू सी यू देयर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अगर कोई भी डाउट होगा या आपको नोट्स चाहिए होंगे जो मैंने बनाए हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेक केयर। गुड बाय।